हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के बारे में हम ऑलरेडी टेलीग्राम पर बात कर चुके हैं, तो अगर आपने टेलीग्राम पर पढ़ लिया है, कोई मन में कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप वीडियो यहीं से स्किप कर सकते हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे वहाँ हम आयुर्वेद के ऊपर 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं। और दूसरा एक वार्निंग आपको दे दूँ कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल के बारे में, स्टूल के बारे में, जो हम मल पास करते हैं उसके बारे में। तो अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा हम इन बारे में बात नहीं करते, इस टाइप के इंसान हैं, तो ये वीडियो आप यहीं से स्किप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंडीशन के बारे में। ये वीडियो मैं 24 जून को शूट कर रही हूँ। 31 जून में मेरे पास कुछ MR आए, उन्होंने अपनी स्किन से रिलेटेड कुछ मेडिसिन मुझे दी, जो उन्होंने दावा किया या उनकी कंपनी क्लेम कर रही थी कि इससे सभी स्किन डिसऑर्डर, स्पेसिफिकली आपके जो एक्ने वगैरह होते हैं, वो इससे ठीक हो जाएंगे। मेरे लिए नहीं बोला, पेशेंट के लिए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं अलग अलग कंपनी के, जो अपनी दवाइयों के बारे में डॉक्टर्स को बताते हैं। लीगल वर्क है, कोई इलीगल वर्क नहीं है, पहले ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने आके बताया मुझे। तो मेरी एक आदत है कि जब भी कोई मेडिसिन होती है उसको मैं खुद ट्राई करती हूँ, हमेशा खुद इसलिए ट्राई करती हूँ क्योंकि जो लैब होते हैं या जो कंपनीज होती हैं वो पेशेंट के ऊपर, पर्टिकुलरली उस हेल्थ कंडीशन के ऊपर ट्रायल करते हैं कि जैसे स्किन इन्फेक्शन का पेशेंट है तो उसे स्किन में कितना फ़ायदा हुआ, लेकिन उस मेडिसिन से उसके ऊपर अन्य कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी प्रकृति में क्या चेंज आया नहीं आया, इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादातर लोग रिसर्च नहीं करते। तो मैं हमेशा मेडिसिन देखती हूँ, मेरी आदत है, और मैं खुद लेकर ये ट्राई करती हूँ कि इससे मेरे बॉडी के अंदर वात पित्त कफ में क्या इम्बैलेंस आया, क्या फील हो रहा है मुझे, क्या फील नहीं हो रहा है मेडिसिन लेने के बाद, मेडिसिन लेने से पहले। तो ये सारी चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ लगभग सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन की, जिनको आप स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, हुआ ये कि वो मेडिसिन मैंने ली, 21 तारीख को मैंने ली। 21 तारीख को मैंने सुबह शाम एक टैबलेट ली। लूज मोशन हल्के से हुए, लेकिन मुझे लगा कि यार बारिश का सीज़न है, इस वजह से होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। 22 तारीख को फिर से मैं मेडिसिन खाई और 22 तारीख की रात में मेरी हालत बिगड़ गई। मतलब मैं जब क्लिनिक से लौटी ना, तो मुझे भाग के वॉशरूम जाना पड़ा वाली कंडीशन थी। तब भी मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन रात होते होते हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि मुझे हर घंटे में मोशन आ रहे थे, और वो भी हद से ज़्यादा स्टिकी मोशन। मतलब जितना पेट के अंदर मल था वो खाली हो गया। जब मल खाली हो जाएगा लेकिन फिर भी आपको मोशन की जो गति है वो आती रहेगी, अर्ज होती रहेगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, म्यूकस निकलेगा। और ऐसी कंडीशन बहुत सारे पेशेंट के साथ हो जाती है। हमने टेलीग्राम पर इस मामले में, इस कंडीशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, लेकिन ये वीडियो लोगों के अवेयरनेस के बारे में है। अब अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है, पहली बात तो हुआ क्यों, क्योंकि वो मैंने स्किन वाली मेडिसिन ली, जिस मेडिसिन में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ पड़ी हुई थी जो कि ब्लड प्यूरीफायर का काम करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से नीम और करेला होता है। करेला ब्लड प्यूरीफायर के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रखिए, करेला जो होता है पित्त विरेचक होता है, ये मल को पतला करके शरीर से बाहर निकालता है। ठीक उसी प्रकार से नीम भी ऐसी ही मेडिसिन है जो स्किन के लिए बहुत अमेजिंग होती है, लेकिन ये मल को पतला करके शरीर से बाहर निकालती है। कुमारी, घृत कुमारी जिसे हम बोलते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन यह भी मल को बाहर निकालती है। अमलतास, स्किन में होने वाले या फिर किसी भी प्रकार के दांत, साथ खुजली, इन सभी प्रकार की मेडिसिन के लिए अमलतास ड्रग ऑफ चॉइस होता है, लेकिन यह भी पित्त विरेचक होता है, ये मल को बाहर निकालता है। उस दवाई में हल्दी पित्त विरेचक होती है, स्किन के लिए बेस्ट है। हम सभी ने हल्दी का इस्तेमाल स्किन के ऊपर किया हुआ है, लेकिन ये उष्ण है और पित्त विरेचक होती है। उष्ण होने के कारण पित्त विरेचक होती है, इसलिए शरीर से मल को पतला करके बाहर निकालती है। तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो कि स्किन के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन साथ ही साथ पित्त को शरीर से मल के माध्यम से बाहर निकालने का काम करती है, उन सभी इस दवाइयों का कॉम्बिनेशन का। तो जब आप आयुर्वेदिक मेडिसिन इस तरीके से खाते हो जिसमें कॉम्बिनेशन को बैलेंस नहीं किया गया हो, तो कई बार ये दवाइयाँ साइड इफेक्ट पैदा कर जाती हैं। अब अगर आपको एक कंडीशन है, वहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर है RP कांडपाल जी, उन्होंने ये कमेंट किया था, टेलीग्राम पर डिस्कशन किया था कि ऐसी कंडीशन कई बार हो जाती है, तो फिर क्या करें। कई बार दवाई खाने से, कई बार किसी और चीज़ की वजह से भी हो सकती है। देखिए, यदि आपको इस प्रकार के लूज मोशन हो रहे हैं, जिसमें आपको पहले तो मल निकला, मल निकलने के बाद में आपके पेट के अंदर जो आंतों की गति है वो बहुत ज़्यादा है और केवल म्यूकस निकल रहा है, आपको बार बार अर्ज हो रही है और म्यूकस निकल रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या खाएं? क्योंकि देखिए आपके पेट की हालत ख़राब है। तो हमारे पेट में ये यहाँ जो हम डिस्कशन करेंगे पेशेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। मैं केवल आयुर्वेद फॉलो करता हूँ, मैं केवल नेचुरोपैथी करता हूँ, मैं केवल एलोपैथी करता हूँ, इसको नहीं ध्यान में रखना है, पेशेंट को ध्यान में रखते हुए करना है, ये मैं आपको बता रही हूँ।
तो इस कंडीशन में क्या है कि जब आपके शरीर में एक प्रकार से मल बाहर निकलने लगता है, तब आपके एक आइडियल इन्वायरमेंट बन जाता है आपकी इंटेस्टाइन के अंदर, जिसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा म्यूकस इकट्ठा हो गया है। ठीक है, म्यूकस, गंदगी, चिपचिपापन, पतला पतला मल इकट्ठा हो गया है, जो कि एक आइडियल इन्वायरमेंट है बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। हम सभी जानते हैं कि हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों के अंदर गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। इस कंडीशन में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगे। अब बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा है, ऑलरेडी म्यूकस है, आप दही खाओगे तो और ज़्यादा, क्योंकि दही अपने आप में एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ हो कराने के लिए, तो बैड बैक्टीरिया और ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगे, तो दही नहीं खाना है। ठीक है, फिर यहाँ पर कई लोग क्या बोलते हैं कि हम पतली पतली खिचड़ी बनाकर खाएंगे। भाई, मूंग दाल की और चावल की जो खिचड़ी खाते हैं, ये मुख्य रूप से पित्त विरेचक और मल को पतला करके बाहर निकालने वाली होती है आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से। खिचड़ी खाने से आपका जो मल है वो पतला हो जाता है और बाहर निकलने लगता है। यहाँ पर पहले ही आपको मल निकल रहा है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में यदि आप दलिया खिचड़ी खाएंगे, दलिया और खिचड़ी दोनों ही चीज़ें, तो ये फायदेमंद नहीं होंगे। क्या खाना है आपको? बेस्ट होती है इस कंडीशन में उड़द की दाल खाना। उड़द की दाल आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अत्यधिक गुरु है, भारी है। कोई चीज़ भारी होगी तो उसकी जो पेरिस्टालिक मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। पानी जो होता है वो जल्दी मूव करेगा। अगर वहाँ शहद है, शहद चूँकि गाढ़ा होता है, तो उसकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, है ना। उसी प्रकार से जो चावल होते हैं या गेहूँ होते हैं, इनके कंपैरिजन में उड़द की दाल गुरु गुण की होती है। गुरु गुण के कारण इसकी पेरिस्टालिक मूवमेंट कम हो जाएगी। ये इंटेस्टाइन की जो गति है उसको कम करने का काम करेगी। दूसरा, उड़द की दाल रुक्ष द्रव्यों में, ड्राई द्रव्यों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर आती है। और ये रुक्ष है, तो रुक्ष गुण के कारण ये क्या करेगी, जितना भी आपकी आंतों के अंदर आम का फॉर्मेशन हुआ है या फिर म्यूकस का फॉर्मेशन हुआ है, उसे ये एब्जॉर्ब करेगी। तो उड़द की दाल यदि आप खाते हैं इस कंडीशन में, तो ये आपकी आंतों की एक तो गति को कम कर रही है। गति कम होगी तो धीरे धीरे आपकी जो मल बाहर निकल रहा है वो भी कम हो जाएगा। रुक्ष के कारण जितना म्यूकस है उसको एब्जॉर्ब करेगी, तो जो एक्स्ट्रा म्यूकस निकल रहा है इंटेस्टाइन के अंदर वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उड़द की दाल खाइए। उड़द की दाल कम नमक की खानी है। कम नमक की इसलिए खानी है कि यदि आप नमक बिल्कुल भी कम कर देंगे तो ऑलरेडी जो कि काफ़ी ज़्यादा मोशन आपको हो चुके हैं, तो आपके शरीर के अंदर नमक की कमी है। अगर आप नमक बिल्कुल नहीं लोगे तो नमक की कमी के कारण आपको इंटेस्टाइन के जो नर्वस सिस्टम है और जो ब्रेन का नर्वस सिस्टम है उसके बीच में कम्युनिकेशन वैसे ही बिगड़ा हुआ है, और नमक की कमी की वजह से ये कम्युनिकेशन और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए नमक की आवश्यकता होती है। नर्वस सिस्टम को और मस्कुलर सिस्टम को आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी मसल्स और नर्वस सिस्टम दोनों ही अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। तो इसमें अल्प मात्रा में आपको नमक की ज़रूरत पड़ेगी। अल्प मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो नुकसान होगा। नमक भी यदि आप काले नमक का सेवन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों चीज़ें होती हैं अल्प मात्रा में। ठीक है, और उसके बाद जो रोटी आप खा सकते हैं साथ में, वो आपको चने के आटे की रोटी खानी है। चना अपने आप में बहुत ज़्यादा रुक्ष होता है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है, इसके अंदर कोई तेल नहीं है, कोई स्निग्धता नहीं है, बहुत ड्राई है, और ऊपर से यह भी पचने में भारी है, गुरु गुण का होता है। भारी होने के कारण ये भी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कम करेगा। अब आपको ढेर सारा फाइबर भी ऐड करना है। फाइबर, जो मॉडर्न का बोलोगे फाइबर, फिर मॉडर्न का आ गया। भाई, फाइबर का मतलब होता है रेशेदार चीज़ें। रेशेदार चीज़ें मल को बांधने का काम करती है। जैसे आपको किसी नाले की सफाई करनी हो जिसमें बहुत सारी गंदगी है, तो हम क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़ी ही छलनी लेके फंसा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जितनी भी उसके अंदर की गंदगी है वो रुकने लगती है। अब हमारे शरीर के अंदर मल पतला होके निकल रहा है, मल को बांधना है। इस मल को बांधने के लिए फाइबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर हमें किस में मिलेंगे, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ की भाजी है, या और भी पत्तेदार वाली सब्जियां,
जिनके अंदर फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है। यदि हम उसे या तो दाल के साथ में खाएं या फिर उसको आटे के साथ में मिक्स करके रोटी बनाकर खाएं, तो ये आपके मल को बांधने का काम करेगी और इस प्रकार की हेल्थ कंडीशन में फ़ायदेमंद होगा। अब यहाँ किसी ने मुझसे टेलीग्राम पर ही ये बोला था कि ऐसे कंडीशन में कई बार एंटीबायोटिक भी लेना पड़ता है, बिना एंटीबायोटिक के फ़ायदा नहीं होता। तो यह बात लगभग सच है। सच इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये जो कंडीशन बनी आम की, ये आपके शरीर के अंदर बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्वायरमेंट है। तो जो बैड बैक्टीरिया हैं वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। अब बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है ना, वो 1 से 100 से हजार के लाख होने में 2-4 घंटे का समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि 4 दिन में इनकी संख्या बढ़ेगी। तो चूंकि आपको 24 घंटे भी अगर हुए हैं तो आपके पेट के अंदर बहुत सारे बैड बैक्टीरिया ग्रोथ कर गए हैं। अब बैक्टीरिया की अगर ग्रोथ हो गई है तो ऐसी कंडीशन में एंटीबायोटिक लेना अच्छा ऑप्शन होता है। एंटीबायोटिक लेने से जो बैड बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएंगे। एंटीबायोटिक कौन सी लेनी है मैं नहीं बता सकती, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, लेकिन यदि आप एंटीबायोटिक लेते हो, साथ में सही डाइट लेते हो, फिर बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मिटी आ गई है उसको दूर करने के लिए, डिफॉर्मिटी से मतलब कि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रॉब्लम आ गई है, तो इंटेस्टाइन का ब्रेन का कम्युनिकेशन गड़बड़ हो गया है, फिर जो मसल्स हैं वहाँ की उनके अंदर एक्स्ट्रा पेरिस्टाइलिक मूवमेंट चालू हो गई है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए यदि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हो तो ज़्यादा फायदा होता है। यह एक बात बिल्कुल सच है कि मेरा पर्टिकुलरली मानना है कि जब तक डॉक्टर्स, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, लेकिन मेरा एटलीस्ट ये कम से कम मानना है कि जब तक हम इस ईगो में रहते हैं कि हम एलोपैथी वाले ही ठीक करेंगे, हम आयुर्वेद वाले ही ठीक करेंगे, हम होम्योपैथी वाले ठीक करेंगे या हम नेचुरोपैथी से ही ठीक करेंगे, तब तक पेशेंट का भला नहीं होता। पेशेंट का सही भला हमेशा ही होलिस्टिक अप्रोच में होता है। जो चीज़ मॉडर्न साइंस की अच्छी है वो वहाँ से ले लो, जो आयुर्वेद की अच्छी है वहाँ से ले लो, कुछ चीज़ें नेचुरोपैथी की ले लो, जहाँ कुछ समझ में नहीं आए वहाँ होम्योपैथी बेस्ट मेडिसिन हो जाती है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा तो होम्योपैथी के पास चले जाओ, सबसे बेस्ट हो जाती है। और होम्योपैथी अगर आप साथ में लेते हो तो और भी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। तो अगर आप ये होलिस्टिक अप्रोच रखो तो आपको जल्दी फायदा होगा। ये सारी जो कहानी मैंने बताई ये मेरी खुद के ऊपर आप बीती है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी एजुकेशनल पर्पज से, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि किस प्रकार से गलत मेडिसिन का प्रयोग करने से निश्चित रूप से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और अगर आपको ऐसी कंडीशन हो जाए तो आपको क्या खाना पीना है, ये मैंने फुल डिटेल के साथ में आपके साथ में शेयर किया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय। जीवन का ये अनमोल खजाना, स्वास्थ्य का है ये प्यारा तराना, दर्दिया संग चलो, आयुर्वेद को अपनाओ।